नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। 33 जिले 33 खबरों की शुरुआत करते हैं। बजट घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर जो बैठक आज होने वाली थी, अब वो बैठक सोमवार सुबह 11:30 बजे होगी। सीएम अशोक गहलोत सचिवों की बैठक लेंगे। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। और आपको बता दें कि अब ये बैठक कल होगी। कल सुबह 11:30 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। आज ये बैठक शाम 5 बजे होने वाली थी, लेकिन उसके बाद इसका समय बदलकर 6:30 कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब ये बैठक, आपको बता दें, कल सुबह 11:30 बजे होगी। मंगलवार को सचिवालय में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होने वाली है। पहले ये बैठक आज होने वाली थी, आज शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली थी। उसके बाद बैठक का समय बदल के शाम 6:30 बजे किया गया। लेकिन उसके बाद अब जो खबर आ रही है सामने, उसके हिसाब से कल सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। सीएम अशोक गहलोत सचिवों की ये बैठक लेंगे और कल सुबह 11:30 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि 7-8 अक्टूबर को जेईसीसी सीतापुरा में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हिस्सा लेंगे। पीसी के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान अब पहले जैसा नहीं रहा और पहले से बहुत विकसित हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस समिट में एक्सपर्ट के साथ चर्चा होगी और जीडीपी निवेश बढ़ाने पर फोकस होगा। इस दौरान 51 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। बता दें कि इस समिट में मित्तल, अडानी, अनिल अग्रवाल और सुनील पुरी जैसे बिजनेसमैन आएंगे। साथ ही ऊर्जा, टेक्सटाइल, सीमेंट और पेट्रोलियम जैसे सेक्टर में निवेश पर फोकस रहेगा। सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो अडानी के बारे में बात करिए, जो भी इन्वेस्टर आएगा उसके अगर मान लो कानून की पालना करता है, नियमों की पालना करता है, हमारी जो शर्तें हैं उनको मानना है, तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि यहाँ रोजगार मिले, इन्वेस्टमेंट आएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगी स्टेट की, रेवेन्यू काम आएगी विकास के लिए। संयुक्त में रहता है, रिव्यू मीटिंग चलती रहती है, पर दिमाग में रखें कि ये जो अब जो स्थिति बनी है और कोरोना के बाद में स्थिति और बदल गई है। अब फॉर्चुनेटली देश के अंदर दुनिया का इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और जा भी रहा है। लोग 9 लाख से अधिक लोग जा चुके हैं देश से, देश छोड़ के जा चुके हैं। 9,30,000 ऐसा कुछ फिगर पार्लियामेंट में आए हुए थे। तो ये एक स्थिति है। हम चाहते हैं कि राजस्थान वो राज्य रहे जहाँ लेबर अनरेस्ट नहीं है, एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी स्थिति ठीक है। यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में ये राज्य देश में छवि बनाए अपने देश विदेश के अंदर। उस अडानी के बारे में चलिए बढ़ते खबरों में आगे। दुर्गाष्टमी के मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर के आमेर शिला माता मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने आमेर शिला माता मंदिर में धूप लगाई और प्रदेश में अमन चैन की कामना की है। इस मौके पर पायलट के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सचिन पायलट ने आमेर शिला माता में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए कामना की है। भरतपुर के नदबई कस्बे में निजी यात्रा पर पहुंचे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कस्बा स्थित लड्डू हनुमान मंदिर पर शिक्षा मंत्री ने सपत्नी पूजा अर्चना करते हुए
प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर के महंत ने पूजा अर्चना संपन्न कराई। इसके बाद उन्होंने नगरपालिका कार्यालय में आयोजित समारोह में भी शिरकत की। यहां कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का माला और साफा सहित चांदी का मुकुट और गदा भेंट कर अभिनंदन किया। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा आज मित्रपुरा दौरे पर रही। मित्रपुरा तहसील क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर विधायक इंदिरा मीणा का भव्य स्वागत किया गया। बजट घोषणाओं में मित्रपुरा को मिली ऐतिहासिक सौगातों को लेकर ग्रामीणों ने विधायक इंदिरा मीणा का आभार जताया है। विधायक इंदिरा मीणा ने सभी बजट घोषणाओं को धरातल पर उकेरने के अपने वादे की शुरुआत करते हुए विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक इंदिरा मीणा ने सर्वप्रथम भाडोती वाया खिरनी बौली मित्रपुरा से दत्तवास मोड स्टेट हाईवे का शिलान्यास किया। और दत्तवास हाईवे का शिलान्यास मैंने किया है, जो कि 55 करोड़ का है, और उसके अलावा 6.5 करोड़ का बास परसा का रोड है, बोरदा पंचायत में आता है, उसका शिलान्यास हमने किया है। और अभी हम जो बालिका विद्यालय है यहाँ पे, उसको सीनियर तक का विद्यालय करने के लिए आज यहाँ पे इसका भी हमने उद्घाटन किया है। मैं समझ सकती हूँ कि पूरी मित्रपुरा तहसील को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आने वाले भविष्य के लिए बहुत कारगर साबित होगी। यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित हो पाएंगे और मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे करके मित्रपुरा तहसील को मैं बहुत और ज़्यादा विकसित करने का काम कर। कोटा नगर निगम में बीजेपी पार्षदों का हंगामा। मेला अधिकारी और समिति पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अनावश्यक लगे झूलों को हटाने की मांग उठाई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आधुनिकता के इस दौर में एक तरफ जहां गरबा पंडालों में लाउड स्पीकर और डीजे की धुन पर लोग थिरक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर में भटमेवाड़ समाज आज भी 300 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहा है। ये गरबे बेहद खास और लोकप्रिय इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ समाज के पुरुष ढोलक और तबलों की थाप पर गरबियां गाते हैं और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में गरबा खेलती हैं और मां जगदम्बा की स्तुति करती हैं। देखिए मेवाड़ के 300 साल पुराने पारंपरिक गरबों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उदयपुर के भटियानी चौहट्टा स्थित नंद कुमार जी के चौक में करीब 300 सालों से इसी तरह पारंपरिक गरबों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुरुष ढोलक, तबला और बांसुरी के साथ साथ गरबियां गाते हैं और महिलाएं चौक में पधराए हुए गरबा कलशों के चारों तरफ गरबा नृत्य करती हैं। ये भट्ट मेवाड़ा समाज के पारंपरिक गरबे हैं, जिसे एक अनुष्ठान के रूप में समाज के लोग पूरा करते हैं। समाज के वृद्धजन बताते हैं कि जब इस प्रांगण में गरबा होता है तो स्वयं जगदम्बिका यहाँ मौजूद होती है और इन 9 दिनों में किसी न किसी को स्वप्न में नहीं बल्कि खुली आंखों से साक्षात्कार दर्शन देती है। इस चमत्कारी चौक में करीब 250 से 300 साल पहले स्वयं माता जी पधारे थे। माता यहीं बने एक चबूतरे पर बैठ गई और परिवार के लोगों से कहा कि अब 9 दिन मैं तुम्हारी मेहमान हूँ। माता जी के इस आदेश के बाद ही इस चौक में कई सालों से गरबे लिए जाते हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना माता पूरी करती है। पहली बार ऐसी घटना घटी कि गरबा लेने की किसी ने बाधा ली थी, लेकिन परिवार की परिस्थिति ऐसी थी आर्थिक कि वो ले नहीं सकते थे, तो माताजी ने स्वयं आकर के यहाँ चौधरी पे बिराजे और कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हूँ, 9 दिन रहूँगी और 9 टके लेंगी। तो सुबह उठते ही कहा मेरे को ऐसा सपना है, मेरे पिताजी ने कहा, तो मेरे दादी जी ने कहा कि माताजी पधारे हैं, अपन उनको मना नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई व्यवस्था कहाँ से करेंगे, पैसे की व्यवस्था नहीं है। उस समय परिवार की आर्थिक परिस्थिति ऐसी थी, तो उन्होंने कहा वो सब माताजी की इच्छा होगी जो माताजी उसको पूरी करेंगे। इतने में ऐसी एक घटना घटी कि कहीं से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, वो आने की कोई आशा नहीं थी, बिल्कुल छोड़ चुके थे, वो पैसे आने वाले नहीं। वो स्वतः वो व्यक्ति पैसे लेके आया कि ये आपके पैसे उधार थे, ये लो। उससे माताजी सबको श्रद्धा हो गई कि भाई माताजी का काम है, माताजी निकालेंगे, और वो स्वयं आकर के अपने को आग्रह कर रहे हैं तो अपने उनकी बात रखनी पड़ती है, उनकी मेहरबानी है। उस दिन से ये चालू हुए और लगभग चालू हुए। और जेंट्स लोग तो सारे दिन माताजी की सेवा या पाठ पे साफ करना, पाठ करना, उसी में लगे रहते हैं। और महिलाएं संध्या समय से ये माताजी को श्रृंगार करना, सजाना, गरबे की तैयारी करना, 24 घंटा मतलब ये दिमाग में चलता रहता है कि आज कौन सी गरबी गाएंगे, आज माताजी को कौन सा श्रृंगार कराएंगे। गरबी के माध्यम से श्रृंगार कराते हैं, गरबी के माध्यम से उनका आव भगत करते हैं। और ये रहता है कि हमारे वहाँ मेहमान है, हमारे अहो भाग्य है
जो माता जी ऐसी मेहरबानी कृपा करते हैं। और हर साल चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी न किसी व्यक्ति को माता जी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं। सोए हुए सपने में भी नहीं, जागृत अवस्था में माता जी दर्शन एक बार अवश्य किसी को न किसी को देते हैं। ये मेहरबानी रहती है कि ये आज के जो गरबे हैं, ये एक अनुष्ठान है, एक ये तप है, एक ये साधना है और एक ये व्रत है। वो व्रत सिर्फ भोजन का ही नहीं, हमारी तमाम इंद्रियों का और हमारे मन की तमाम विकारों को साधने का, उनको मिटाने का एक अनुष्ठान है। और हमारे बच्चे आज से नहीं, गर्भ से ही इन ताल को और इस स्वरों को महसूस करते हैं। उनके माँ बाप घर में बैठ के नए नए सृजन करते हैं और नई नई गरबियाँ गाते हैं और खुद ही कंपोज करते हैं और खुद ही अपने सामने, समाज के लोगों के सामने खुद गाकर उसको सिद्ध कर देते हैं। और इस तरह का जो अनुष्ठान है, इस तरह का जो भक्ति भाव है, वो बाहर नहीं मिलता। यहाँ पे गर्भदीप है, ये जो हमारे गरबे के छिद्र में से सारे ब्रह्मांड की रश्मियाँ निकल रही है, इस गर्भद्वीप के द्वारा जो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए उसका ये सभी गोल घूमते हुए स्तुतियों का गान करते हैं। ये नृत्य नहीं है, ये लास्य है, ये आत्मा का आनंद है जो ईश्वर के द्वारा अपने आप खून में, रग में उतरता है। और इस तरह से आप देखिए कि ये बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, 2 साल की बच्ची भी है और यहाँ 60-70 साल की औरत भी है, वही मजे से नृत्य कर रही है। वही आनंदी अम्बे मात की जाए। शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले अमावस्या पर इस चौक की साफ सफाई कर दी जाती है और उसके बाद एकम तिथि पर कुम्हारन गरबे लेकर आती है। इसके अलावा समाज में जिसने बाधा ली होती है, वो भी गरबे लेकर इसी चौक में आते हैं। शाम तक गरबा कलशों को रंग दिया जाता है, फिर समाज की नन्ही बालिकाएं रंगोली बनाती हैं और माताजी के विधि विधान से पूजा अर्चना और उनका आह्वान करने के साथ ही चौक में गरबे पधराए जाते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि जो गरबियाँ यहाँ गाई जाती हैं, वो समाज के ही बड़े बड़े विद्वानों की ओर से लिखी गई हैं। भट्ट मेवाड़ा समाज के पास विद्वानों द्वारा लिखी गई गरबियों का अकूत खजाना भी है। भावना प्रधान इन पारंपरिक गरबियों में वही लिखा गया है जो यहाँ साक्षात देखा गया है। कई गरबियों में तो सुरंगी फगनिया उड़कर चौक में मां जगदम्बिका को गरबे करते हुए देख लेने का जिक्र भी है। सालों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन समाज के छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। कई सालों से इसी चौक में आकर गरबे सुनने और करने से अब समाज के युवाओं को भी बाहरी पंडालों में होने वाले गरबों में कोई रुचि नहीं रही। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में सभी अपने परिवार के साथ इसी प्रांगण में उपस्थित रहते हैं। जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे सभी परिवारजन यहाँ इकट्ठा होकर पारंपरिक तौर से गरबे का आनंद उठा रहे हैं और यही चीज हमने बचपन से यहाँ सीखी है। हम अपने बच्चों को भी यहाँ लाते हैं और अब आज के जनरेशन होते हुए भी उनको बाहर कहीं डीजे पे डांस करने जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और उसका सबसे मुख्य कारण है कि इस पूरे प्रांगण में माता जी का आशीर्वाद है। यह एक चमत्कारिक स्थल है जहाँ हम बच्चे से बड़े हुए और अब हमारे बच्चे भी इन्हीं चीज़ों के साथ आगे लेके बढ़ रहे हैं। और ये जिस तरह के गरबे आपको यहाँ पीछे दिख रहे हैं, ये गरबे माता जी की स्तुति के लिए माता जी का एक स्वरूप मान के हम इनकी यहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ पे जो गरबे गाई जाती है, कोई आडंबर नहीं है, दिखावटी नहीं है, कोई बाहर का कोई साज आवाज नहीं, अपने समाज के लोग ही गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। और जो माता जी की स्तुति की जाती है, गरबे गाई जाती है, वो भी यहाँ के समाज के प्रतिष्ठित विद्वान लोगों द्वारा बनाई हुई है। और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने माता जी को अपना समझ करके अनुभव जो किया है, उसका उन्होंने शब्दों में वर्णन किया है। और वही गीत यहाँ माता जी की स्तुति में गाए जाते हैं। कुछ श्रृंगार के गीत हैं, कुछ उनकी आराधना के गीत हैं, कुछ भक्तिभाव के गीत हैं। इस तरह से और कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि माता जी को प्रत्यक्ष यहाँ नाचते हुए देख लिया है, उनको अनुभव हो गया है। और ऐसी गरबे उन्होंने स्वयं अपने अनुभव के द्वारा लिखी है, जैसे मारू धन्य घड़ी ने धन्य भाग्य रे, अम्बे जी आव्या आंगणिये, मैं तो ओरखी लीधाची अम्बे मात ने सुरंगी ओड्यू फागणियों। और इसी तरह से कितनी सारी गरबी हैं जो यहाँ गरबी गाई जाती है, वो अपने अनुभव के द्वारा माता जी की कृपा के द्वारा स्वयं की, समाज वालों के विद्वान लोगों की रचना है। मॉडर्न तरीके से भी करने वाले बाहर गरबे कर रहे हैं, पर हम जो इस रीति रिवाज में बंधे हुए उसमें हम खुश हैं और हम उस चीज़ को आनंद के साथ, मजबूरी के साथ नहीं पर आनंद के साथ, उत्साह के साथ इसको मनाते हैं, मन्नत मानते हैं। जो हमारी मन्नत पूरी होती है तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि अगले साल भी हम उस चीज़ को
बढ़ा है और हमें देख के हमारे बच्चे भी उस चीज़ से आनंद लेके परंपरा को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ जो बचपन से हम यहीं गरबे देखते आए हैं, मेरे पिताजी और बहुत सारे जो लोग के जो हैं जो खुद ने स्वरचित अपनी गरबे लिखी हैं और उन्हीं को गा के और एक भावना प्रधान गरबियों से आज हमको दूसरी जगह कहीं भी जाने का अच्छी इच्छा नहीं रखती और हमारे जो बच्चे हैं वो भी यहीं आके पसंद करते हैं। आज कितने बच्चे देख रहे हैं यहाँ पीछे, वो बाहर डीजे और जो साउंड सिस्टम है उस पर करना पसंद नहीं करते, यहाँ पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ और भावना प्रधान होती है मुख्य रचना कि आज सब देवी आराधना में अनुष्ठान के रूप में इसको एक स्तुति मानते हुए गरबे को करते हैं। हम भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है आने वाली जनरेशन भी इसी में अपनी गरबे के द्वारा अपनी माता की स्तुति करते रहे। भट्ट मेवाड़ा समाज में होने वाले ये पारंपरिक गरबे 10:30 बजे शुरू होते हैं जो देर रात तक चलते हैं। मान्यता है कि जिस तरह श्रीनाथ जी के मंदिर में शयन आरती के बाद श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में पहुंचकर सखाओं के साथ रास करते हैं, उसी प्रकार सभी मंदिरों में शयन आरती होने के बाद माता जी स्वयं इस प्रांगण में पधारती है। इसी वजह से हर वर्ष यहाँ रात्रि 10:30 बजे बाद गरबा प्रारंभ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवरात्र की अष्टमी के अवसर पर अलवर के बानसूर में कालका मंदिर पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचकर माता के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर आए श्रद्धालुओं ने कहा कि कालका माता का चैतन्य रूप है और भक्त जो भी मुराद मांगता है मां कालका उनकी मुराद पूरी करती हैं। अष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग घर में बने पकवानों का भोग लगाने पहुंचते हैं और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की अरदास लगाते हैं। इस मेले के अवसर पर पुलिस प्रशासन का जाब्ता भी तैनात रहता है। बानसूर में मंदिरों में सबसे बड़ा कालका माता का मंदिर का शिखर 71 फीट का बनाया गया है। जो आज नवरात्रों का अष्टमी का दिन है और यह कालका माता का जो मंदिर है बहुत पुराना विशाल मंदिर है और यहाँ लोगों की आस्था माता के प्रति ज़्यादा देखी गई है। हम यहाँ की जो माता है कालका माता है उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि कितनी साल पुरानी यह माता का मंदिर है और लोगों की किस प्रकार की आस्था है। चेयरमैन साहब, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान में। आप माता के प्रति आप इतना विश्वास रखते हैं, यहाँ भीड़ काफ़ी रहती है नवरात्रों के दिन पर और यहाँ माता का कितना दिन पुराना मंदिर है और माता के प्रति लोगों की कैसी आस्था है? ये कालका माता का सालों पुराना मंदिर है। यहाँ पे लोगों की बहुत आस्था है, सबकी जो मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। शनिवार को भी यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लोगों के इसके प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति है। बिल्कुल, हम और इनके जो हस्बैंड है प्रतिनिधि हैं सज्जन मिश्रा जी से भी पूछना चाहते हैं माता का कितना साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ माता कितनी मतलब लोगों के प्रति आशीर्वाद रखती है, थोड़ा सा बताएं। मेरा मानना ये है कि कालका माता जो है ये करीब 500 वर्ष पुराना मंदिर है और हमने जो बुजुर्गों ने सुना है और ये बसई ग्राम जो पहले बसा हुआ था उनकी कुल देवी है, उसके बाद जो बानसूर ग्राम बसा हुआ है उन सभी की कुल देवी यही है और सारी हमारी मन्नतें यहीं पूरी होती हैं। जहाँ जड़ूले पूरे गांव के जो बाहर भी चले गए कलकत्ता मुंबई वो भी यहीं आते हैं और इसके जो रूप जो है ना बिल्कुल चैतन्य रूप है, जो मांगो माता से वही मिलता है, सबकी यही कहावत है। और पहले मंदिर थोड़ा छोटा था, अभी वर्तमान में 2 साल से लगभग इसमें काम चल रहा है और करीब 2 करोड़ की लागत से ये वर्तमान में जो स्वरूप है ये प्राप्त हुआ है और अभी आगे काम निरंतर जारी है। 2-4-5 दिनों बाद इसमें ऊपर जो शीशा के काम शुरू हो जाएगा और आगे इसके गांव के सहयोग से और मंदिर विकास समिति की तरफ से इसके विस्तार की काफ़ी संभावना है, उसके प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें करीबन 2 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है और इसका शिखर 71 फुट का बनाया गया है, इनका जीर्णोद्धार किया गया है। हम और कुछ यहाँ के श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करना चाहते हैं। माता के प्रति श्रद्धालुओं का कैसा विश्वास है? माता के प्रति श्रद्धालुओं का मतलब ये मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। यहाँ साक्षात माता अपना आशीर्वाद भक्तों को देती। बिल्कुल, देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि भक्तों की किस तरह श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ जमा है और हम कुछ और दर्शक हैं हमारे, उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। जी मैम, आप श्रद्धा के साथ आई हैं, माता से क्या मांग रही हैं? माता से बस खुश रखे, अपना हाथ हमेशा अपने सर पे रखे जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बस माता रानी हमारी कुल देवी है ये, तो हम जो मांगते मिलता है इनसे। इनकी हमारी बहुत श्रद्धा है इनके ऊपर और ये ही हमारी रक्षा करती है। यहाँ श्रद्धालुओं की अष्टमी के दिन भारी संख्या में भीड़ जमा रहती है। कैमरा पर्सन सुनील दत्त के साथ मैं योगेश शर्मा, इंडिया न्यूज बानसूर।
चलिए बढ़ते खबरों में आगे। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के चश्मदीद राजकुमार शर्मा को ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके बाद उन्हें उदयपुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर से एसएमएस अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम उदयपुर पहुंची और राजकुमार शर्मा का इलाज कराया गया है। इसको लेकर राजकुमार की पत्नी पुष्पा शर्मा ने कहा कि हत्याकांड के बाद से वो डिप्रेशन में थे और पुलिस कस्टडी से परेशान हो गए थे। चश्मदीद होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे में पीड़ित की पत्नी ने सरकार से बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की है। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है और मैं राजकुमार शर्मा की वाइफ, जो कन्हैयालाल जी हत्याकांड के चश्मदीद गवाह हैं सर। मैं यही बात बताना चाह रही हूँ, अपनी आप बीती कहना चाहती हूँ सर, कि 3 महीने से मेरे हस्बैंड, मतलब ये जो कांड हुआ उसके बाद से इस तरह से सदमे में आ गए थे सर। उस बंदे को कभी किसी चीज़ की बीमारी, यानी आप समझ लो कि एक सिर दर्द भी नहीं हुआ, और वो आज वो इस कंडीशन में पहुँच गए कि 3 महीने के अंदर उनको इतना मानसिक तनाव हुआ कि उनको ब्रेन हेमरेज तक हो गया। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा तो मिली थी हमको, पुलिस सुरक्षा तो अच्छी खासी मिली हुई है, पर खाली सुरक्षा से ही पेट नहीं भराता है। हमारे ऊपर और भी जिम्मेदारियां कुछ रही होगी। सरकार ने उनको अपना चलो चश्मदीद गवाह बनाया, उससे पहले वो एक पिता भी है और एक पति भी है सर। तो आज वो एक खाली गवाह बन के रह गए और एक पिता और पति नहीं बन पाए अच्छे से, क्योंकि 6 महीने बाद मेरी बिटिया की शादी थी सर। वो अंदर के अंदर घुट रहे थे, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। जो आदमी सुबह 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक काम करने वाला था, उसको मात्र 5-7 हज़ार की नौकरी बता रहे थे, और वो भी सुरक्षा के साथ जाना आना। तो वो कहाँ तक पॉसिबल था? ये सोच के उनको टेंशन तनाव होने लग गया। मैं तो सरकार से यही बात करूँगी कि जब हम कन्हैयालाल जी को न्याय दिला रहे हैं तो हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। कन्हैयालाल जी के बच्चों का सब लोगों ने सपोर्ट किया, ईश्वर करे सब खूब बच्चा सपोर्ट किया, मगर हम भी इतने अनाथ हो गए सर। तो हम भी यही कह चाहेंगे सरकार से, अगर जब मेरा पति आज आईसीयू की बेड पे हमारे बच्चों के लिए, हम बच्चा आपके लिए गवाह, बाद में हमारे बच्चों का बाप है वो, तो मैं यही कहूँगी कि सरकार से या मेरे बच्चों को भी गवर्नमेंट नौकरी दो और हमारी आर्थिक मदद करे सर। जवाई बांध के पानी में से सुमेरपुर को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर जवाई सुमेरपुर सतत विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष और भाजपा नेता दीपक भाटी ने रैली निकाली। इस दौरान सुमेरपुर विकास मंच के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता जगदीश राजपुरोहित भी मौजूद रहे। बता दें कि रैली निकालकर उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया और संभागीय आयुक्त के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।